का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। एंड फाइनली गाइस, हम स्टोलन मदरहुड के पार्ट 4 या ये कह दो सेकंड लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं। अब तक इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे जियांग फैमिली के पास विंग पहुंच जाता है, जहाँ पे वो उसके साथ क्या हुआ बताता है। जिसके बाद अब फैमिली में ये सब जानकर सब लोगों की आंखों में बहुत गुस्सा और बहुत ज़्यादा लेंस के लिए नफरत है। अब आगे जियांग फैमिली, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था उनके घर का सबसे छोटा ओमेगा इस तरीके से उनके सामने आ पाएगा। वो जानते थे कि विंग हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहने के बावजूद भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता था। यही कारण था कि विंग अपनी ही आप एक बार इंडिपेंडेंट रहकर अपनी लाइफ जीने के लिए कई बार अपने पेरेंट्स से एडॉप्टेड पेरेंट्स से लड़ा करता था। कहीं ना कहीं जब विंग के एडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसकी पसंद का उसे कोर्स नहीं दिलाया, तो वो गुस्से में अपनी फैमिली को ये प्रूव करने कि उसका डिसीजन सही है, वो इस कोर्स से एक बहुत अच्छी लाइफ, एक बहुत अच्छा करियर बना सकता है, प्रूव करने के लिए अपने घर वालों से लड़कर यहाँ से चला गया था। वहीं मैडम यू भी विंग के ऊपर उस समय बहुत गुस्सा थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में विंग को ये कहा था कि अब वो एक बार अब फैमिली के बिना अकेले बाहर लाइफ बिताएगा तो उसे अक्ल आ जाएगी। और इसी कारण मैडम यू ने गुस्से में विंग के उस समय सारे कार्ड्स बंद कर दिए थे। मैडम यू जानती थी कि वो सिर्फ विंग को यही समझाना चाहती थी कि परिवार के खिलाफ जाना कभी भी सही डिसीजन नहीं होता। वो विंग को ये बताना चाहती थी कि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हार्श है लोगों के लिए, जैसा वो सोचता है वैसे लोग तुम्हारे लिए नहीं सोचते। क्या पता किसी इंसान के अंदर कितना बड़ा चोर हो, कितना बड़ा लालच हो। वो बात विंग को वो समझाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद विंग को उसको इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए जाने दिया था। पर वो अब उस चीज़ पे पछताती हैं, वो पछता रही हैं कि उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका प्यारा सा विंग, जो बहुत स्ट्रांग है, जो एक परफेक्ट बच्चा था, जो हमेशा घर वालों के साथ कितनी बदमाशी या शरारतें करे, लेकिन दिल से बहुत मासूम था, उस बच्चे की मासूमियत का ऐसे लैंड फ़ायदा उठाएगा। विंग को प्रेग्नेंट हालत में रोते हुए, बिलखते हुए और अपने साथ क्या हुआ बताते हुए देखकर उनके दिल में बहुत शार्प पेन होता है। वो अपने बच्चों को गले लगा के प्यार जताते, ऐसी मदद नहीं है। उनके फीलिंग्स को लोग सिर्फ उनके एक्शन से समझ जाएं बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सचमुच में अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। वो कभी भी अपने तीनों बच्चों में से किसी को भी दुख में नहीं देख सकती, और आज तो उनका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है अपने बच्चे को इस हालत में देखकर। विंग जो लगातार रोते रोते सब बता रहा है, उसकी आंखों में कितना डर है, उसके दिल में कितना डर है कि कहीं सचमुच में उससे लेंस उसका ये प्यारा सा बेबी ना छीन ले। ये देखकर मैडम यू का गुस्सा सबसे ऊपर पहुंच जाता है। वो एकदम से अब चिल्लाते हुए, चीखते हुए लेंस की इतनी हिम्मत कह के अपने सोफे से उठती हैं और घूरते हुए चिल्लाते हुए बोलती हैं, वो लेंस मुझसे मेरा ग्रैंडसन छीनेंगे, मैं भी देखती हूँ उनमें से कोई भी अब तुम्हें या हमारे ग्रैंडसन को हाथ भी लगाए। ये बोलते हुए अब मैडम यू एकदम गुस्से में लाल तुरंत जैन फेमिया को देखती हैं। जैन फेमिया मैडम यू की तरह ही बहुत गुस्सा है। विंग के साथ जो कुछ हुआ सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो भी अपनी वाइफ को देखते हैं। वहीं उनकी वाइफ अब जैन फेमिया को देख के बोलते हैं, टॉप लॉयर्स को बुलाओ, अभी के अभी हमारे पैक के सारे टॉप लॉयर्स को बुलाओ, मैं उनसे मीटिंग करूँगी और उस लैन फैमिली को मैं नहीं बल्कि अब मेरे लीगल टीम जवाब देगी। ये बोलते हुए मैडम यू जैसे जैन फेमिया के साथ तड़ तड़ करती हुई अपनी हील्स को जोर जोर से बजाते हुए गुस्से में अब जियांग्स मेंशन से बाहर चली जाती हैं। वहीं विंग वहीं बिलख के रो रहा है, जिसे याली उसे प्यार से गले लगा लेती है। मैडम यू अभी भी विंग को कोई प्यार या लाड जता के नहीं गई, पर वो विंग के लिए अब फाइट करने मैदान में उतर चुकी हैं। अब फाइट तो ऐसे एडॉप्टेड पेरेंट्स की हो रही है जिनके लिए अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने की कोई लिमिट नहीं है। जहाँ एक तरफ लान चिरन अपनी एडॉप्टेड बेटी लैन हुई के लिए लड़ना आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब मैडम यू भी अपने एडॉप्टेड सन विवुशान के लिए उसी सोच और उसी जज्बे से उतर चुकी हैं। यहाँ अब दो लोग लड़ेंगे जो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है, उन्हें लग रहा है वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जीतेगा कौन ये तो आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो रात में एक पल भी सो नहीं पाया,
एक इंसान है जिसकी हाल बिल्कुल बेहाल है, जिसके वो हमेशा प्रेस रहने वाले कपड़े पूरी तरह से बर्बाद हुए हुए हैं, बाल बिखरे हुए, चेहरे पे इतना स्ट्रेस, एक मिनट भी ये सोया नहीं है, ये आंखें साफ बता चुकी हैं। और ये कोई और नहीं, लांग वांगजी है। पार्टी से बहुत कुछ ही समय बाद फ्री होकर वांगजी दौड़ के मेंशन के बाहर आता है, जो देखता है कि सॉन्गलैंड और विंग का ड्राइवर अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं वांगजी का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। गुस्से में सॉन्गलैंड को घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बात पे सॉन्गलैंड अपना सर झुका के कहता है, विभूषण ने मुझे अपना पीछा करने से मना किया था और तुमने पीछा भी नहीं करा। तुम अच्छे से जानते हो ना, विंग इस समय प्रेग्नेंट है। वो यहाँ से बहुत अपसेट होकर निकला था और तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। इस बात पे सॉन्गलैंड भी अपना सर नीचे कर देता है। कहीं ना कहीं उसने जानबूझ के ऐसा किया, पर वो अपनी गलती मान लेता है। उसने जानबूझ के ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भी चाहता था विंग इन लेंस के चुंगन से निकल जाए। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता था कि विंग को वो पकड़ के वापस लेंस के पास ले आए, इसलिए वो जानबूझकर ये करता है। और इसकी वजह से वांगजी को विंग कहाँ है पता भी नहीं चल पाता। अब वांगजी पागलों की तरह अपने बाकी सारे लोगों के साथ, अपने बॉडीगार्ड्स, अपने जितने भी उसके जान पहचान के लोग हैं, उनसे विंग को ढूंढने के लिए बोल देता है। वहीं लास्ट में विंग उस टैक्सी स्टैंड पे दिखा था, ये सीसीटीवी में दिख रहा है। वो टैक्सी जिसमें विंग बैठ के गया था, वो टैक्सी लैंड पैक से बाहर निकल गई थी। सबको यही पता चला। जिसके बाद वांगजी उस टैक्सी ड्राइवर के पास सुबह पहुंचता है। कि वो टैक्सी ड्राइवर विंग को छोड़ने के बाद फिर पास में ही एक होता है ना, दूसरी सिटी आप चले गए हो तो वहाँ पे भी आपके कोई रिश्तेदार हुआ तो वहीं पे रात में रुक जाता हूँ, ड्राइविंग ना करूँ, यही सोच के वहाँ पे रात में रुक गया था। और वो सुबह ही लैंड पैक में पहुँचा था। पैक में घुसते ही उनके पैक का हेड, यही बोलो हेड अल्फा, उसका वेट कर रहा है। ये देखकर वो बेचारा टैक्सी ड्राइवर भी थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन वांगजी सब कुछ इग्नोर करता हुआ तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाके वो कहाँ पे लेके गया था विभूषण को पूछता है। जिससे वो टैक्सी ड्राइवर साफ बता देता है कि उसने उस प्रेग्नेंट ओमेगा को एक बड़े से मेंशन के पास छोड़ा था। विंग और एक बड़ा सा मेंशन, वांगजी ये समझ नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही उसे वो एड्रेस मिलता है, वो तुरंत उस तरफ अपनी कार लेके दौड़ पड़ता है। वो सुबह ही अब जियांग मेंशन के बाहर पहुंच गया, जहाँ पे इस समय बिल्कुल शांति है। वांगजी जो जानता है कि शायद कल विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया होगा, क्योंकि वो बेबी शावर की पार्टी में विंग इन्वॉल्व नहीं था। वांगजी को अभी सिर्फ यही लग रहा है इस बेबी शावर की पार्टी की वजह से ही विंग गुस्सा होकर यहाँ आ गया है। उसे नहीं पता कि विंग को सब सच पता चल चुका है। उसे यही लग रहा है कि विंग उससे नाराज़ होकर आ गया क्योंकि ये बेबी शावर उसके बिना कराया गया। इसलिए वो अब जल्दी से चैंग्स क्लैन के डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है। वहीं एकदम से डोर पे इतनी सारी नॉक देखकर एक मेड दौड़ते हुए डोर खोलती है। वहीं डोर पे खोलते ही वो शॉक है। एक पर्सन जो पूरी तरह से बेहाल हालत में है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े पूरी तरह से मुरझे हुए हैं और शायद एक ज़ॉम्बी वाली तरह ही लग रहा है। वो पर्सन इस समय वो उसे घूर घूर के देख रहा है। ये घूरने वाला अल्फा देखकर वो मेड एकदम से घबरा के अब कौन है सर करके पूछती है। वो वहीं वांगजी उसे बिल्कुल इग्नोर करता हुआ उसे पीछे छोड़ता हुआ विंग विंग करके घर में शोर मचाता हुआ घुस जाता है। कहीं ना कहीं ये आवाज़ और एक इंसान की फेरमोन से विंग जो अपनी सिस्टर के अभी सोफे पे गले लगे हुए रो रहा था। एक साइड पे उसके यानली थी और दूसरी साइड पे जांगचान था। वो ये आवाज़ सुनता है तो एकदम से वांगजी बोलता है, जिससे जो वहाँ बैठा जांगचा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता। वांगजी उसके घर तक पहुंच गया उसका भाई का पीछा करते हुए। ये देखकर उसका भी अल्फा बहुत जोर से ग्रोल करता है। वो एकदम से ग्रोल करता हुआ उठता है और बाहर आ जाता है। वहीं एक स्ट्रेंजर अल्फा जिसके बॉडी के ऊपर से विंग की स्मेल आ रही है, ये देखकर वांगजी का अल्फा भी ग्रोल करने लगता है। ये दोनों अल्फा एकदम लड़ाई के मोड पे आ जाते हैं। वहीं वांगजी ये सोच के कि कोई और अल्फा उसके विंग के पास था जो और ज़्यादा जेलस है। वहीं जांगचन इस अल्फा की वजह से उसके भाई की ये हालत हुई, ये सोचकर पूरी तरह से इस अल्फा को मारने के लिए तैयार है। बिना कुछ टाइम वेस्ट करे जांगचन तो सीधा वांगजी के एक जोरदार पंच लगा देता है। वहीं वांगजी भी उस पंच के बदले जांगचन से लड़ने लगता है। ये दोनों पागलों की तरह लड़ रहे हैं, पर कोई भी पता नहीं रहा है कि लड़ क्यों रहे हैं। ना जांगचन बता रहा है कि तूने मेरे भाई के साथ जो किया इसलिए मैंने तुझे मारा, और ना ही वांगजी बता रहा है कि मुझे जेलसी हो रही है क्योंकि तूने मेरे ओमेगा को टच किया। बस लड़ रहे हैं।
वहीं इनके इतने बुरी तरह से लड़ते हुए पीटते हुए देखकर अब यानली और विंग बीच में आते हैं, जहाँ एकदम से यानली और विंग दोनों ही झांगचैन की चिंता करते हुए, झांगचैन से दूर बढ़ते हुए, वहीं यानली प्यार से विंग मतलब झांगचैन को संभाल लिया। अब विंग बहुत घबराता हुआ अपने भाई की चोट लगे हुए चेहरे पे प्यार से उसका ब्लड साफ करते हुए कहता है, झांगचा तो तुम्हारी कितनी चोट लगी है? और इसलिए बोलने के बाद वो गुस्से में घूरता हुआ वांगजी को देखता है, जिसकी बॉडी पे चोट है, लेकिन वांग उससे ज़्यादा उसने उसके भाई पे हाथ उठाया। इस चीज़ का विंग को गुस्सा है। वहीं वांगजी शॉकिंगली विंग को देख रहा है, जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो तो सिर्फ इस दूसरे अल्फा की फिक्र कर रहा है, उस दूसरे अल्फा की चोटों को देख रहा है। उसकी चोट पे विंग का एक बार भी ध्यान नहीं गया। वहीं विंग अब घूर घूर के वांगजी को देखता है और आगे आके उसे एक जोरदार तमाचा मारता है, जिससे वांगजी शॉकिंगली विंग को देखता है। और विंग गुस्से में वांगजी को घूरते हुए देखता है, मिस्टर लांग वांगजी, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे घर में घुस के मेरे भाई पे हाथ उठा रहे हो? तुम एक नंबर की घटिया अल्फा हो, मुझे पता है, लेकिन दिन पे दिन तुम और कितना नीचे गिरोगे मैं समझ नहीं सकता। इस बात पे वांगजी एकदम शॉकिंगली पहले झांगचा को देखता है और फिर विंग को देखता है। विंग की फैमिली, विंग का भाई, पर विंग तो ऑफन था ना, ये तो उसे पता है। पर अविंग गुस्से में वांगजी को देखते बोलता है, क्यों क्यों आए हो तुम मेरे घर पे? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आके मुझसे मेरा बच्चा छीन लोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंकल की तरह तुम भी मुझसे बकवास बातें कर कर मुझे डरा सकते हो? यहाँ आके मेरे भाई को पीट के मुझे डरा सकते हो? तो कान खोल के सुन लो, तुम मुझे नहीं डरा सकते। वांगजी ये बात सुनते अब एकदम से परेशान होता हुआ विंग को टच करने की कोशिश करते अपने हाथ आगे करते हुए, मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा विंग? मैं तो खुद डर गया था जब तुम अचानक से गायब हो गए। विंग तुम अचानक से बिना किसी को बताए यहाँ क्यों आ गए? विंग मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी। मेरी फिक्र, ये बोलता हुआ अभी रोते हुए और हंसते हुए 2 कदम पीछे जाता है और अपने आप दोनों हाथों हवा में खोलते हुए बोलता है, वाह वाह वाह, कितना अच्छा नाटक कर लेते हो ना तुम मिस्टर लांग वांगजी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये फिक्र वाला नाटक अब मुझ पे चलेगा? तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं थी। अगर सचमुच में तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम मेरे साथ ये सब ना करते। तुम मेरी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करने की प्लानिंग नहीं करते। 2 साल से तुम ये प्लानिंग कर रहे हो ना? 2 साल से तुम छुपकर मेरे बारे में सब इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ इसी वजह से आए थे ना, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे इस क्लैन को हायर दे सकता था। तुम्हारा अल्फा सिर्फ मेरे साथ ही प्रेग्नेंट हो सकता था। इसीलिए तुमने ये सब चाल चली। इसीलिए तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मेरे इमोशंस के साथ खेले। इसीलिए तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया। तुम जैसा घटिया इंसान मेरी जिंदगी में आया, इस बात को सोच के मैं रोज कोसता हूँ। मैं खुद को कोस रहा हूँ कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। मैं खुद से नफरत कर रहा हूँ कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया। कितनी हैरानी की बात है ना, तुमने वो कर दिया जो आज तक दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकी। कोई गुस्सा, कोई गरीबी, कोई नाराजगी नहीं कर सकी, पर तुमने कर दिया। तुमने मुझे खुद से नफरत करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम जैसे अल्फा पे ट्रस्ट किया। तुम जैसे अल्फा को अपना सब कुछ दे दिया। तुम्हारे जैसे अल्फा के बेबी को अपने साथ रखने के लिए सोचा। आज मुझे सब समझ आ रहा है। तुम्हारा अचानक से मेरी जिंदगी में आना, मुझसे अचानक से ब्रेकअप करना, तुम्हारे जाते ही मेरा प्रेग्नेंट हो जाना, तुम्हारी और तुम्हारी फियांसे की हर चाल मुझे समझ में आ रही है। ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे सामने मेरी फिक्र करते हो, बोल सकते हो? ये बोलने के बाद अब विंग रोते रोते वांगजी को देख रहा है। आज वांगजी ने विंग की आंखों में वो देख लिया जो शायद उसने आज से पहले भी कभी नहीं देखा था। जब वांगजी ने विंग के साथ ब्रेकअप किया था, तब भी आंखों में वांगजी ने ये नफरत नहीं देखी थी जो आज विंग की आंखों में। आज वांगजी कुछ नहीं बोल पा रहा है। वो जैसे विंग को सिर्फ उसकी नफरत भरी आंखों को देखकर ही जैसे एक पुतला बन चुका है। विंग के सामने वांगजी
कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। वो चीख चीख के बोलना चाहता है विंग से, नहीं विंग, ये सच नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। पर क्या वो ये बोल सकता है? क्या विंग उसके इस प्यार पे कभी यकीन करेगा? अब उसका ये घटिया सच जानकर विंग की आंखों में और उससे क्या उम्मीद थी कि विंग उसे पहले की तरह प्यार करता? नहीं, विंग की आंखों में ये नफरत एक दिन तो उसे देखनी थी, बट आज जो वो देख रहा है तो उसके दिल में इतना शार्प पेन हो रहा है कि उसे सांस भी नहीं ली जा रही है। वहीं जंक्शन जब विंग के रोने को दोबारा से देखता है तो अब वो दोबारा आगे आकर वांग जी के एक और पंच मारता है। वहीं याली अब विंग को संभालने लगती है, जो ये बात बोलने के बाद और ज्यादा रो रो के वांग जी को देखने लगता है। वहीं वांग जी बस पिटे जा रहा है। वो वांग जी जो अभी जंक्शन को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, बदले में उससे खूब पंच बैक कर रहा था, अब वो एक बार भी कुछ नहीं कर रहा, जैसे वो जो जंक्शन को उसके साथ करना है करने दे रहा है। वहीं जंक्शन लगातार वांग जी को बहुत बुरी तरह से मारता है, मारते मारते ऑलमोस्ट अधमरा कर देता है। अब जो मैं यानमयू और जैन फैमिली घर में घुस रहे थे, जब वो देखते हैं कि एक तरफ विंग अपनी बहन के गले लग के रो रहा है और दूसरी तरफ जंक्शन ने एक अल्फा की हाल इतना बेहाल कर दिया कि कुछ पल में शायद वो अल्फा को मार ही देगा। तो घबराते हुए मैडम यू और जंक्शन की तरफ दौड़ते हैं और उसे रोकने लगते हैं। वहीं जंक्शन अभी भी उसके पेरेंट्स के रोकने के बाद भी लगातार बेहोश बेहाल पड़े मतलब फ्लोर पे वांग जी को अभी भी लाते मारने पे मारे जा रहे हैं। तब मैडम यू गुस्से में जंक्शन को सीधा करते थे, जंक्शन शांत हो जाओ, कौन है ये और क्यों तुम इसे इतनी बुरी तरह से मार रहे हो? मगर मैं तो इसकी जान ले जानना चाहता हूँ। आपको बताइए कौन है? ये वही अल्फा है जिसने हमारे विंग को प्रेग्नेंट किया है और ये आज यहाँ विंग को मिलने आया था। इसकी इतनी हिम्मत, जो सब कुछ इसने किया, उसके बाद ये हमारे घर में हमारे सामने विंग को से मिलना है। ये बोलता हुआ जंक्शन कितना गुस्सा है। मैडम यू भी अब गुस्से में उस पर्सन को देखती है जो बिल्कुल मरने वाले हाल में है। मैडम यू को समझ में आ गया ये एक ट्रू ब्लड अल्फा है और लैन क्लैन का हेड अल्फा है। बिना किसी बॉडी गार्ड के नियत यहाँ पे आ गया। मैडम यू के लिए ये बहुत शॉकिंग था, लेकिन वो अपने बेटे के हाथों से किसी और क्लैन के हेड अल्फा को ऐसे ही मारने हुए नहीं देखना चाहती। वो पहले इन लैन क्लैन का गुरूर तोड़ना चाहती है। लैन चिरन की बातें जो विंग ने उनसे बताई है, उसके बाद तो मैडम यू इस पूरे लैन क्लैन को पहले अपने घुटनों के बल बैठाना चाहती है, अपनी जो एक तरह से जूती के नीचे दबा के उस ईगो को पहले सेटिस्फाई फील करना चाहती है। मारना बाद में देखा जाएगा। इसलिए मैडम यू अब अपने गार्ड्स जो उनके साथ रहते हैं उन्हें इशारे में बुला के इसे अभी के अभी लैन क्लैन में छोड़ के आऊँ और साथ में वो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हमने रेडी किए हैं। मेरे ख्याल से उस लांचिरन को हमारा जंक्स क्लैन का गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा, उसके नेफ्यू और हमारा लीगल नोटिस। ये बोलते हुए मैडम यू अपने हस्बैंड को देख रही हैं, वहीं उनके हस्बैंड भी इशारे में कि हाँ वो अग्री है, जो मैडम यू करना चाहती हैं वो अग्री करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू जंक्शन को नज़र हटा के विंग को देखती है जो अभी भी बस रोए जा रहा है। वहीं मैडम यू एकदम विंग के पास आती हैं, यानी से विंग को दूर करती हैं और विंग की तरफ देख के थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती हैं, बस अब बहुत हो गया विंग ये रोना धोना। इन लोगों के सामने रोकर तुम खुद को कमज़ोर मत साबित करो। तुम मेरे बेटे हो, तुम मैडम यू के बच्चे हो और मैडम यू का बच्चा ऐसे रो के कमज़ोर नहीं हो सकता। अभी के अभी अपने रूम में जाओ, आराम से रेस्ट करो। मैंने डॉक्टर को बोला है वो तुम्हारे प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और हाँ, इन लोगों ने एक बेबी शावर किया था ना, जिसमें मेरे बच्चे को नहीं बुलाया था। यानी विंग के बेबी शावर की तैयारी करो। कल एक ग्रैंड बेबी शावर प्रोग्राम होगा जिसे जियांग्स क्लैन में किया जाएगा। मेरे अडॉप्टेड सन विवुशान की वापसी और मेरे ग्रैंडसन की वेलकम के लिए मैं ये बेबी शावर करूँगी। कहीं ना कहीं मैडम यू तो बिल्कुल पार्टी मूड पे आ गई है। ये देख के यहाँ खड़े सब लोग शॉक है, इतना टेंशन, इतना सब कुछ, और उस बीच में मैडम यू बेबी शावर पार्टी की बातें कर रही है। और कहीं ना कहीं जैन फैमिली अच्छे से जानते हैं मैडम यू ऐसा क्यों कर रही है। वो विंग की प्रेगनेंसी में जो अब तक वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, परेशान हो रहा था, वो नहीं चाहती वो ये लीगल बैटल खुद हैंडल करेंगी, लेकिन अपने बच्चे को अब वो खुश देखना चाहती हैं।
कल एक बेबी शार्क की वजह से विंग ने इतना सब कुछ सहा, तो विंग की जो रियल में एक बेबी प्रेग्नेंट है, जिसके लिए बेबी शार्क होना चाहिए, जिसके लिए सब लोगों को ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, उस इंसान को भी तो वो चाहिए। वो असली हकदार, ये हकदार इस गोद भराई की कौन है? विंग। तो विंग को ये जरूर देंगी। वहीं दूसरी तरफ जब लैंस फैमिली में घायल लांग वांग जी और एक पूरी लीगल टीम पहुंचती है, तो ये देखकर लान चिरेन शॉक हो जाते हैं। चिरेन सुबह से लांग वांग जी कहाँ हैं ये जानने के लिए अपने गार्ड्स को बोल रहे थे। इनके गार्ड्स ने बताया था कि लांग वांग जी जांग्स क्लैन गए हैं, बट वो जांग्स क्लैन से इस घायल हालत में आएंगे, ये चीज़ तो चिरेन के लिए एक बहुत बड़ा शॉक थी। चिरेन और सबसे पहले तो लैनी दौड़ते हुए वांग जी के पास पहुंचती है, जिसे एक स्ट्रेचर पे लेकर आया गया है। वहीं अब चिरेन गुस्सा करते हुए अपने सारे गार्ड्स के साथ उन लोगों को जो वांग जी को ऐसे लाए उन्हें गुस्से में घुरते हुए कहते हैं, आप तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे हेड अल्फा के साथ ये सब करो, कौन हो तुम लोग? ये बोलते हुए कहीं ना कहीं चिरेन बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं। वहीं ऑलमोस्ट आधे पैक के हाउस के लोग भी इस समय इस माहौल में यहाँ आ पहुँच गए हैं। बहुत सारे लोग तो लांग वांग जी की हालत देखकर परेशान है। वहीं वो पर्सन सबसे पहले तो आसपास के लोगों को देखता है, फिर इशारे में किसी को अंदर आने के लिए बोलता है, जो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर्स की टीम थी, जो कि जंग्स पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन में इनके साथ आए थे। जंग्स पुलिस ऑफिसर्स और लैंड पैक के लोग और बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी यहाँ पे एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे हैं। अब वो एक मतलब एक तरह से लॉयर जो जंग्स क्लैन की साइड से आया है, जिसे मास्टर मो भी कहा जाता है, वो आगे आता है और एक लीगल नोटिस चिरेन के हाथ में देखते हुए कहता है, ये हमारी तरफ से आपके सारे सवालों का जवाब है। आज से इसी वक्त से जंग्स पैक आप लोगों पे लीगल एक्शन ले रहा है। जिस तरीके से आपने हमारे पैक के मास्टर या ये कह दीजिए थर्ड हायर वी वुशान को अपनी चाल में फंसा के ट्रिक करके उनसे उनका बच्चा छीनने की कोशिश करी है, उसके लिए हम आपके अगेंस्ट लीगल केस फाइल कर रहे हैं। फ्रॉड और फॉल्स सरोगेसी का लीगल केस आपने ना ही कि हमारे हायर विवशान को धोखा में रखा, बल्कि आपने उनसे छुपकर उनके बच्चे पर क्लेम भी करने की बातें करी, जिसके कारण वो बहुत अपसेट हैं। आपने उनको मेंटली हरेसमेंट भी करी है। ये सब भी हमने इस नोटिस में इंक्लूड किया है। अगली मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। ये बोलता है जैसे, और वो कुछ नहीं बताना चाहते, ना ही वो इस लांग वांग जी को क्यों पीटा, किस लिए पीटा की सफाई देना चाहते हैं। वो तो सिर्फ यहाँ अपना काम करने आए हैं। इसे यहाँ छोड़ना और लीगल नोटिस चिरेन के हाथ में देना। ये बात सुनते ही पीछे खड़ी लैनवी एकदम से चिरेन के पास आती है और चिरेन के पास आती वो नोटिस जो भी चिरेन पढ़ रहे थे उसने जोर से उनके हाथ से छीन के खुद पढ़ने लगती है और एकदम से उसके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगते हैं। एक तरीके से ये कस्टडी बैटल स्टार्ट होने वाला है। विंग ने ये बच्चा उसका है और लेंस कैसे फॉल्सली उसे क्लेम करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो सब कुछ पता इस नोटिस में इंक्लूड किया है। ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी फुसफुसाने लगते हैं। क्या मतलब फॉल्स एलिगेशन? क्या मतलब ये जो झूठी तरीके से उसे प्रेग्नेंट किया गया? क्या ये बात नहीं थी लैंड क्लेन में कि एक सरोगेटेड मदर मिली है लांग वांग जी और लैनोई को? इसका मतलब वो सरोगेटेड मदर नहीं थी, इन लोगों ने एक ओमेगा के साथ धोखा किया है। ऐसी बातें आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंड पैक में लोगों को यही बताया गया था कि जैसे पहले मतलब शिचैन और लैनहुई के बेबी के लिए एक सरोगेटेड मदर को ढूंढा गया था, इस बार सेम तरीके से लांग वांग जी और मतलब लैनहुई के बेबी के लिए एक सरोगेटेड मदर ढूंढी गई है और वो जल्दी इन सबको मतलब एक तरह से हायर देगी, बस ये बताया। बट वो कौन थी? क्या वो अपनी मर्जी से ये कर रही थी? इन लोगों ने एक चाल चली थी, लोगों को नहीं पता था। लोग सोचे थे उनके पैक के लोग ऐसा गलत काम क्यों करेंगे, इसलिए कुछ लोग तो घूर घूर के चिरेन और लैनहुई को देख रहे हैं। वहीं चिरेन और लैनहुई सब लोगों की अपने ऊपर गुस्से वाली नज़र देखकर अब चिरेन एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, और ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, आप भी लीगली बैटल करेंगे तो देखता हूँ कौन ये बैटल जीतेगा।
जो कि मैं भी इस नोटिस का जवाब जल्दी ही आप लोगों को दूंगा। ये बोलता हुआ चिरन जैसे वो श्योर है कि वो आराम से ये जीत जाएगा शो करता है। वहीं बाकी लोग जब चिरन इतना कॉन्फिडेंट है देखते हैं तो उन्हें लगता है क्या पता ये सरोगेटेड मदर कोई झूठा इंसान हो और पैसों के कारण ये सारा नाटक कर रहा हो। वो ये चीज़ इस तरीके से सोचने लगते हैं। कहीं ना कहीं अब दो पैक के बीच की बात हो गई है, जहाँ एक तरफ लैंड पैक है जो अपने पैक के लोगों के लिए गलत क्यों सोचेगा। अपने हेड अल्फा, उनकी फ्यूचर लूना या उनके एक तरीके से मास्टर लैंड चिरन के लिए क्यों गलत सोचेंगे। उन्हें लग रहा है कि विभूषण एक लालची इंसान था जिसने पहले खुद अग्री किया था सरोगेटेड मदर बनने के लिए, और जब आखिरी का टाइम आया तो उसे लैंड क्लैन से बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, यहाँ तक कि लूना की पोजीशन चाहिए, इसलिए उसने ये सारा नाटक किया। वो कभी भी मतलब एक तरीके से लायक नहीं है लूना बनने के, लेकिन अब उसके लालच में लूना बनना है। ऐसी बातें, ऐसे फॉल्स पीआर स्टंट कर दिए गए हैं। वहीं जंक्स पैक का हाल बिल्कुल अलग है। वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं बल्कि पॉजिटिविटी रखने का फुल अटेम्प्ट किया जा रहा है। वहाँ पे मैडम यू ने जैसा डिसाइड किया था, जैसे वो एक ग्रैंड विशार या कह देते हैं गोद भराई की रस्म करते हैं जैसे होता है, उसी तरीके से विंग को बहुत अच्छे से तैयार करके एक बड़े से पोडियम पे बैठाया गया है। वहाँ पे हर कोई इसके पास आके कुछ उसे गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ उसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, कोई उसे बहुत सारा प्यार करके जा रहे हैं। ये पैक के जंक्स पैक के सारे सीनियर्स, पड़ोस के पैक के और जिन पैक से जंक्स के अच्छे संबंध है, लाइक जिन पैक वहाँ के भी लोग आए हैं, जिन जुशान भी यहाँ आए हैं, जो विंग को बहुत दिन बाद मिलके उससे बहुत खुश होता है, उसे खूब सारी ब्लेसिंग देता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस समय विंग को अच्छी पॉजिटिविटी ही फील करवाना चाहते हैं, और कोई भी इस लीगल बैटल और इस सब के बारे में बातें नहीं कर रहा है। फंक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। वहीं कोने में खड़ी मैडम यू ये देखकर स्माइल कर रही हैं। मैडम जी उनके बिल्कुल पास आती हैं और उनसे सीरियस होकर बोलती है, यू तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो ये पार्टी है ऑर्गेनाइज की। देखो हमारे आइन के चेहरे पे आज मुझे सचमुच में पहले वाली हंसी दिख रही है। पिछले 2 दिन से जब से यानी मुन्ने मुझे बताया, मुझे तुम्हें पता है मैं तो सो ही नहीं पाई। हाँ सचमुच में जिस मुसीबत में बीइंग आ गया उसके बाद हमारे करीबी इंसान का परेशान होना मैं समझ सकती हूँ। यू तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं क्यों नहीं परेशान होंगी जब तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे। तुम्हें अच्छे से पता है ना जिशान, जितना मेरा बेटा है उतना तुम्हारा है, और जैसे याली, चांगचा और विंग तुम्हारे बच्चे हैं वो मेरे भी बच्चे हैं। मैं तो विंग को अपने बेटे मिंग्याओ से शादी करवाना चाहती थी, बट वो मेरा स्टेपसन है और मैं उसकी नेचर पे श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बोला नहीं। पर इस तरीके से हमारे विंग को वो लेंस अपनी चाल में फंसा लेंगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। गलती मेरी है, मैंने ही अपने बेटे को हार्श रियलिटी दिखाने के लिए अपने घर से, अपने शैडो से बाहर भेज दिया था। पर अब मुझे बहुत पछतावा है इस बात पे। अब मैडम की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। वो स्ट्रेट बनी हुई औरत जो 3 दिन में एक बार भी रोई नहीं, कहीं भी वो इमोशनल नहीं हुई, अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलते ही थोड़ा इमोशनल हो गई और एकदम से रोने लगी। ये देखकर अब मैडम जी तुरंत मैडम यू को संभालने लगती है। चुपचाप से उन्हें अकेले उनके कमरे में ही ले जाती हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहती उनके बच्चे उनकी मदर को रोते हुए देखें। मैडम जी जल्दी से रोने वालों में से नहीं है, इसे आज वो रो रही हैं तो सचमुच में वो बहुत पेन में है। सच कहे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन के दिखा रही हैं, घर में पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन परेशान वो भी हैं। इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने थोड़ा रोते हुए बोलती है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं चीज़ें संभाल लूँ, पर ये बैटल आसान नहीं होने वाली। तुम्हें पता है आज लैंड क्लैन ने भी लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्होंने विंग को डायरेक्ट इस चीज़ में बैटल में घसीट लिया है। उन्होंने विंग के ऊपर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं और उसके कारण मुझे विंग को भी कोर्ट ले जाना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती थी। क्या विंग कोर्ट जाएगा? वो तो प्रेग्नेंट है ना, इस हालत में कोर्ट्स में के अंदर उसे ले जाना ये तो बच्चे के लिए भी सही नहीं, और उसके लिए कहीं वो बेचारा और बीमार ना पड़ जाए। हम तो कितनी कोशिश कर रहे हैं ना कि वो खुश रहे, लेकिन अब उसे कोर्ट ले जाना क्या ये सही फैसला होगा? अभी के बारे में सोचते हुए मैडम जी जब परेशान होती है तो यही बात मैडम यू के दिमाग में आती है। वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती है, नहीं मैं अपने बच्चे को कोर्ट नहीं ले जाऊँगी, मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ। कल मॉर्निंग में मैंने दोबारा से लॉयर मो को बुलाया,
वो जल्दी से इस चीज़ का भी कोई सोल्यूशन हमें बताएंगे। गलती उन लोगों की है, मेरा बच्चा निर्दोष है। उन्होंने मेरे मासूम 19 साल के प्यारे से ओमेगा को अपनी चाल में फंसाया है। उन लोगों का घटिया सच तो मैं सबके सामने लेकर ही आऊंगी। मैंने सुना है उन्होंने लैंडपैक में बहुत झूठ बोले हैं। बोला है कि विंग अपनी मर्जी से सैरोगेटेड मदर बनने के लिए अग्री हुआ था। ये सवाल जो उन्होंने किसी और ने नहीं पूछा, अब मैं पूछूंगी। कोर्ट में मैं जरूर पूछूंगी क्या प्रूफ है उनके पास इस बात का। ये बोलते हुए जैसे मैडम यू पूरी रेडी हैं कि कब वो इस लैंडपैक क्लैन को तो नंगा करेगी सबके सामने। वहीं दूसरी तरफ मैडम जिन भी अपनी फ्रेंड की मदद करते हुए उनके कंधे पे हाथ रखती हैं और बोलती हैं, तुम अच्छे से जानती हो ना, चाहे कोई और पैक के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे होने या ना हो, तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर जिन पैक है और हमारे पैक के हर किसी पैक से अच्छे संबंध है। तुम चिंता मत करो। अब सिर्फ उस कोर्ट रूम में लैंड पैक और जियांग्स पैक नहीं बल्कि हर पैक की मीडिया पहुंचेगी। मैं खुद तुम्हारे साथ उस लैंड पैक की असलियत हर पैक तक पहुंचाऊंगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे उस कोर्ट में सिर्फ अकेले तुम नहीं बल्कि हम भी तुम्हारे साथ होंगे। मैंने अर्जुन जिशान ने डिसाइड किया है, जब तक ये बैटल चलेगा, ये केस चलेगा, हम दोनों भी तुम्हारे साथ जियांग्स पैक ही रहेंगे। जिन पैक का सारा काम मेरे हस्बैंड और मेरा स्टेपसन मिंग्यो संभाल लेगा। ये बोलते हुए मैडम जिन भी अब वो जियांग्स पैक के साथ है साफ डिक्लेयर कर देती है। लैंड चिरैन जो कह रहे थे अगर वो विंग को गायब भी कर देंगे तो किसे क्या पता चलेगा। उन्हें अब पता चलेगा विंग को टच नहीं कराया अब उन्होंने, बल्कि अपना घटिया चेहरा सारे पैक के सामने लाने की पूरी तैयारी कर ली है। वो विंग जो उनके लिए हमें एक ऑफेंड था, जिसके साथ वो कुछ भी करते तो किसी को पता नहीं चलता, उस विंग के साथ इतने बड़े बड़े पैक अब जुड़ चुके हैं कि जब कोर्ट रूम में पहली हियरिंग की बारी आती है, यानी पहला दिन आता है, तो उसी दिन इतने सारे मीडिया हाउसेस देखकर यहाँ एक बार के लिए तो लैन हुई और चिरैन पूरे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे लोग होंगे। नी पैक के मीडिया हाउसेस, जियांग्स पैक के मीडिया हाउसेस, जिन पैक के मीडिया हाउसेस, वैन पैक के मीडिया हाउसेस, हर मीडिया हाउस यहाँ पर है। सिर्फ लैंड पैक के नहीं बल्कि बाकी पैक के भी मीडिया हाउसेस हैं, जहाँ पे अब लैंड पैक के हाउसेस भी मीडिया हाउसेस भी थोड़े से घबरा गए, क्योंकि वो तो अपने हेड के पैसों के कारण अपने पैक में आधा ही सच बता रहे थे, लेकिन बाकी पैक में तो जब पूरा सच पता चलेगा और यहाँ के पैक के लोगों को भी वहाँ की न्यूज़ और एक तरीके से आर्टिकल्स ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, तो वो तो अपने ही मीडिया हाउसेस पे क्वेश्चन उठाएंगे कि उन्होंने ये वाला सच क्यों नहीं बताया था। इसलिए अब उन्हें भी मजबूरी में ऑनेस्ट मीडिया या ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। इनडायरेक्टली उन पे भी पूरा प्रेशर अब इस चीज़ का आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ यानली भी अपने विंग के साथ घर पे चुपचाप से विंग से ये बात छुपा के उस ये विंग को इन चीज़ों से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। मैडम यू ने साफ साफ जांगचा और यानली को बोल दिया है कि विंग के कानों तक इस बात की खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो ये सब कुछ अकेले करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बांगजी उस दिन से डायरेक्ट हॉस्पिटल में है। वो उस दिन से होश में नहीं आया है। आज उस दिन को जिस दिन वो विंग से लास्ट टाइम मिला था 7 दिन हो गए। 7 दिन से बांगजी इसी तरीके से बेहोशी हालत में है। कुछ लोग कह रहे हैं शायद वो कोमा में चले गए, तो कुछ लोग कह रहे हैं जैसे उनका अल्फा अब उनके साथ और नहीं देना चाहता, इसलिए वो होश में नहीं आ रहे हैं। बांगजी की हालत को देखकर पैक्के में भी कुछ सीनियर्स बहुत परेशान हैं, खासकर ग्रैनी वैन। ग्रैनी वैन तो लगातार उस दिन से उसी हॉस्पिटल के सामने, मतलब एक तरह से हॉस्पिटल के आईसीयू के सामने उस बेंच पे बैठी हुई हैं। वहीं आज ग्रैनी वैन के पास सॉन्ग लैन आता है, जो कि ग्रैनी वैन का ही बेटा है। वो अपनी मदर को इतनी बुरी तरह से परेशान देखकर अब कुछ समय अपनी मदर के पास आता है और बोलता है, मदर आपको 7 दिन हो गए लगातार इस हॉस्पिटल में रहते हुए, अब बस कुछ घंटे के लिए घर जाती हैं रेस्ट करने के लिए और फिर वापस यहाँ आ जाती हैं। मैं मानता हूँ लांगवांग जी को आपने अपनी गोदी में ही पाला है, वो मेरे भाई की तरह ही आप उसे ट्रीट करते हैं, लेकिन ये लोग हमें अपनी फैमिली नहीं मानते हैं। आपको नहीं पता जिस इंसान के लिए आप इतनी फिक्र कर रहे हैं वो इंसान इस लायक बिल्कुल नहीं है। इसने उस मासूम विंग के साथ बहुत गलत किया है।
अब इस बात पे अब ग्रैनी बड़ी बड़ी आंखों से तुरंत सॉन्गलैंड की तरफ देखने लगती है और सॉन्गलैंड गुस्से में अपनी मदर को देखते हुए कहते हैं, मदर, वी वुशान, आपको याद है वो मासूम सा ओमेगा जिसके बारे में मैं आपसे बात करता था, उसके साथ जो घटियापन इस लांग वांगजी ने किया है, उसके बाद तो मुझे इस इंसान को अपना हेड अल्फा कहने में भी शर्म आ रही है। ये घटिया इंसान मर भी आए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता हुआ सॉन्गलैंड बहुत गुस्सा होता है। वहीं जैसी ग्रैनी बहन ये सुनती है, वो जल्दी से अपनी बेंच से उठ के एक जोरदार थप्पड़ सॉन्गलैंड के चेहरे पे जड़ देती है, जिससे सॉन्गलैंड शॉकिंगली अपनी माँ को देखता है। अब एकदम से ग्रैनी बहन बोलती है, जवान संभाल के, तुम उनके मरने की बात मेरे सामने कैसे कर सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें सिर्फ वो पता है जो लिस लैंड हुई और चिरैन ने किया है, पर असलियत में वांगजी के साथ जो इन दोनों ने किया है वो तुम्हें नहीं पता है। असली विक्टिम सिर्फ विवुशान नहीं है बल्कि लांग वांगजी भी है। सिर्फ एक इंसान क्या तुमने देखा कि उसके साथ क्या गलत हुआ, पर दूसरा इंसान जिसके साथ उससे भी कहीं ज्यादा गलत हुआ, उस इंसान के बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है असलियत में तो लांग वांगजी है जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा है। तुम्हें क्या पता जो मुझे पता है। तुम्हें सच जानना है ना क्यों मैं रोज यहाँ आके बैठती हूँ? तुम्हें जानना है ना कि क्यों मेरे मन में इस इंसान के लिए इतनी अभी भी ममता है, क्यों मुझे इससे नफरत नहीं हो रही जैसे तुम सबको इससे हो रही है? मैं बताती हूँ। और ये बोलकर एकदम से ग्रैनी बहन अब अपने पुराने से कोट से एक छोटी सी डायरी लेकर सीधा सॉन्गलैंड के हाथ में रख देती है। ये है वो सच्चाई, लांग वांगजी की सच्चाई जो सिर्फ मुझे पता है। पढ़ो इसे, तुम्हें भी समझ में आएगा क्यों मेरा दिल इस इंसान के लिए रोज रोता है, क्यों मैं चाहती हूँ ये जल्दी से होश में आ जाए, क्योंकि अगर ये जल्दी होश में नहीं आया तो इसकी जिंदगी से सब कुछ चला जाएगा। मैं बस इसकी खुशी, उस ओमेगा की खुशियों के लिए ही सोच रही हूँ। इस ओमेगा के ऊपर तुम्हें तरस आ रहा है ना, उस ओमेगा के लिए मुझे मेरे मन में भी बहुत ममता है, बहुत दुख है, और मैं उसी ओमेगा की खुशियों के लिए सोचना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसका अल्फा होश में आए और सबको अपना और उसका सच बताए। ये बोलते हुए अब ग्रैनी बहन बेंच पे बैठ जाती है। वहीं सॉन्गलैंड जिसके फेस पे इतने जोर से उसकी ही मदर ने थप्पड़ मारा कि उस बेचारे को कुछ पल लगा सब समझने में, लेकिन अब उसके हाथ में एक डायरी है, एक छोटी सी डायरी जिसके बारे में उसे नहीं पता, लेकिन वो अब सच जानना चाहता है। इसलिए सॉन्गलैंड तुरंत वहां से निकल के अब उस डायरी को खोल के पढ़ने लगता है। जहाँ एक तरफ सॉन्गलैंड लैंग वांगजी की डायरी को पढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विंग को एक अजीब सी सुबह से बेचैनी हो रही है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई है। उसे अचानक से बहुत ज़्यादा अनईजी सा फील हो रहा है, जैसे कुछ तो है जो गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं विंग की हालत इतनी बेहाल हो जाती है कि वो एकदम से बेड पे बेहोश हो जाता है। वहीं घबराते हुए तुरंत जांगचा और मैडम मतलब यानली मैडम यू से तो मिल नहीं सकते, इसलिए तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। वही डॉक्टर विंग की हालत को देखकर इतना घबरा जाता है और बोलता है इसका अल्फा कहाँ है? इस बात पे अब जामचा गुस्से में घूर के वहाँ एकदम से उस डॉक्टर को देखने लगता है। माफ़ कीजिएगा बट इस बेबी का फादर की इस समय बहुत ज़रूरत है। इस समय इनकी हालत बहुत सीरियस है, पता नहीं क्यों इनका बेबी बहुत ज़्यादा अनईजी हो गया है, उसके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल ख़राब आए हैं। जल्द से जल्द इनको इनके अल्फा के फेरोमोन्स की ज़रूरत है, प्लीज़ इनके अल्फा को बुला दीजिए, आई मीन से इस बेबी के फादर को बुला दीजिए। ये बोलता हुआ बेचारा डॉक्टर बहुत घबरा रहा है क्योंकि जामचा उसे बहुत घूर के देख रहा है। वहीं याली एकदम से बोलती है फादर, बट हम इसके फादर को नहीं बुला सकते, आपके पास वो आर्टिफिशियल फेरोमोन्स जनरेट करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो यूज़ कीजिए ना, सैंडलवुड स्मेल, इसके फादर की सैंडलवुड स्मेल है, आप वो लाइए, उनसे काम करिए। नहीं, इस समय उन्हीं की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन प्लीज़ सिर्फ कुछ समय के लिए, मुझे कुछ समय के लिए इनके फादर के साथ ये चाहिए, उसके बाद हम वो आर्टिफिशियल सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, प्लीज़। ये बात है अब यहाँ थोड़ा परेशान होकर जामचा को देखने लगती है। वही विंग बिल्कुल बेहोश है और जामचा गुस्से में बोलता है अब हम क्या करें सीजन, मुझे बस मेरे आइन को ठीक देखना है, चाहे उसके लिए उस घटिया लांग वांगजी के पास ही क्यों ना मुझे आइन को ले जाना पड़े। जामचा फ़ोन करो, अभी के अभी वेंचिंग को फ़ोन करो, वो वेंचिंग ही बताएगी लांग वांगजी कहाँ है। पर अगर वो कोर्ट में हुआ तो क्या हम विंग को कोर्ट लेके जाए? नहीं, वो कोर्ट नहीं पहुँचा है। मैंने सुबह ही अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देखी थी जहाँ पे लैंड फैमिली के बाकी सारे मेंबर पहुँचे हैं,
पर वो लांग वांगजी नहीं है। वो लांग वांगजी जहाँ होगा हम विंग को वहीं लेके जाएंगे। थोड़े टाइम बाद हम ये बात मदर को भी बता देंगे, पर अभी मदर और फादर को उनका काम करने दो, और जो काम तुम्हें और मुझे दिया है विंग का ध्यान रखने का, वो काम हम करेंगे। ये बोलते हुए याली एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में वेंचिंग को फ़ोन मिलाने के लिए चांगशान को बोल देती है। वेंचिंग इनडायरेक्टली कहीं दूर से याली की फ्रेंड थी। जैसे होता है कॉलेज में बहुत साल पहले किसी से में हमारे कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से मतलब जान पहचान में यानली और वेंचिंग भी थी। इसी कारण यानली को जब पता चला था कि वेंचिंग के कैफ़े में ही उसका भाई जॉब करता था, तो उसने वेंचिंग को फ़ोन मिला के खूब सुनाया था। उसे लगा था कि वेंचिंग भी लैन से मिली हुई है, पर वेंचिंग ने जब यानली को यकीन दिलाया कि उसे भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि वे लायंस क्या प्लान कर रहे हैं, और उसे तो बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि कैसे लांग वांगजी विंग के लाइफ में प्लानिंग से आया, तो वो बहुत सॉरी मांगती है और विंग वांगजी मतलब यानली से प्रॉमिस करती है कि वो हर हालत में अब फ्यूचर में विंग के लिए हर तरह की मदद करेगी। इसलिए सबसे पहले यानली के दिमाग में लैंस क्लैन में वेंचिंग ही आई, और उससे बात करते यानली मतलब यानली से बात करते ही वेंचिंग ने भी यानली को तुरंत बताया कि अभी भी लांग वांगजी लैंस हॉस्पिटल में है, जहाँ पे विंग को ले जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर यानली, जांगशा और विंग ये सब लोग अब लैन हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं। वहीं इन सब से अनजान अब लैन कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस स्टार्ट हो गया। वो केस इस पे सब की नज़र थी, जहाँ पे सबसे पहले तो मैडम यूके लॉयर मो लैन फैमिली का एक के बाद एक सच सामने लाने लगते हैं। सबसे पहले तो वही सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में है, जो हर कोई जानना चाहता है कि अगर सचमुच में विभूषण सरोगेटेड मदर बनने के लिए तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं लैंस के पास उस चीज़ का प्रूफ होगा, कोई लीगल डॉक्यूमेंट होगा, कहीं कोई वर्डिंग होगी, कहीं तो कुछ होगा, या ऐसे हवा में ही ये सब कुछ हो रहा था। इतना बड़ा काम एक लैन प्लान के हायर की बर्थ की बात थी, और कोई भी प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात पे अब लैन क्लैन का वो वकील भी 2-3 बार मतलब एक बार लान चिरैन को, एक बार लान हुई को और बाकी सारी टीम को देखकर यही बोलता है कि उन्हें वी वुशान की बातों पे ट्रस्ट था, ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था। कहीं ना कहीं इस बात पे अब फिर बाकी लोग भी इस बात पे हंस पड़ते हैं, और लॉयर मो भी हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा इतनी बड़ी बात सिर्फ शब्दों पे आपने मान ली, तो शब्दों के मानी जाए तो अब वो इस बात पे मुकर गए हैं और आप इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। लीगली ये उनका ही फैसला होता है। ये बॉडी वी वुशान की है, उनके पेट में जो बेबी ग्रो कर रहा है उस पर फर्स्ट राइट सिर्फ वी वुशान का है। वो बच्चा इस दुनिया में लाने का फैसला उन्होंने करा है। अगर वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते कि उन्हें ये बेबी नहीं चाहिए, तो क्या करता ये लैन क्लैन? क्या फिर भी ये हायर्स उनसे जबरदस्ती ले सकता था? नहीं। इसलिए सिर्फ वर्बल कांटेक्ट पे वो वी वुशान का बच्चा उनसे नहीं छीन सकते। ये बात बोलते हुए लॉयर मो कॉन्फिडेंटली आप वहाँ पे आप मैडम यू के पास आके बैठ जाते हैं। मैडम यू के चेहरे पे एक विनिंग से स्माइल आ जाती है। वहीं अब एकदम से मतलब लांचिरन का लॉयर लांचिरन की तरफ देखता है, जहाँ लांचिरन इशारे में पार्ट 2 स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। इस बात पे अब लांचिरन का लॉयर सबके बीच में, जज और मीडिया के बीच में बोलते हैं, वी वुशान एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है। वो कल किसी और अल्फा के साथ फिजिकल होके फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगा और लैन हायर को कहीं छोड़ देगा, तो ये चीज़ लैन हायर पैक संभाल नहीं पाएगा। लैन पैक के लिए ये हायर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वुशान की लाइफ और वी वुशान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो ओमेगा अभी भी किसी अल्फा से बिना मार्क्ड हुए उसके बेबी का प्रेग्नेंट हो सकता है। क्या पता वो ओमेगा कल किसी और अल्फा के चक्कर में इस बच्चे को छोड़ दे, फिर क्या होगा इस बच्चे का? इससे अच्छा है ये बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स या लैंड पैक के पास रहे, क्योंकि लैंड पैक इसका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता है। लैंड पैक में इसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और रिस्पेक्ट भी, वरना जांग्स पैक में उसे क्या मिलेगा? एक अनमार्क्ड ओमेगा का नाजायज बच्चे के टाइटल। ये बोलते रहा जैसे वो लॉयर अब वी वुशान के कैरेक्टर एसेसिनेशन करनी शुरू कर देता है।
जैसे विभूषण एक करेक्टर है, ओमेगा है, वो तो किसी भी अल्फा के साथ सो जाता है, तभी तो वो लांग वांगजी के साथ सो गया। ऐसी बातें बोलने लगता है, जिस पर गुस्से में मैडम यू मुट्ठी भींच के जोर से टेबल पे हाथ मारती है। जैन फेमिया को तो एकदम गुस्से में और अब पूरा रूम को फिल करने लगता है। वो तो ग्रोल करके उस लॉयर को देखने लगते हैं। वहीं वो लॉयर ये देख के किसी विनिंग कर मतलब कि उसके मतलब इस तरीके से अटैक करने से लैन जंग्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है। अब दोबारा से सॉन्ग मतलब एक तरह से लैन फैमिली की तरफ देखता हुआ स्माइल करता हुआ बोलता है, ये लॉयर शूशे है। लॉयर शूशे स्माइल करता हुआ बोलता है, वैसे जो ओमेगा ये जानने के बाद भी कि वो लैन फैमिली के हेड अल्फा या ये बोल दो ऑलरेडी इंगेज्ड अल्फा को अपने प्यार में फंसा सकता है, वो ओमेगा तो पता नहीं और क्या क्या चाल चल सकता है। मैं अब ये बोलने के बाद शुशे तुरंत जज को देखता है। अब बोलता है, योर ऑनर, आप और हम यहाँ तक कि पूरा लैन पैक ये बात कितने सालों से जानता है कि लैन की फैमिली में ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग लैन लूना सिर्फ हमारी लैन हुई ही बनेंगी। लांग वांगजी और लैन हुई की एंगेजमेंट भी आज से करीबन 3 साल पहले से ही पूरे लैन क्लैन में सब लोगों को पता है, डिक्लेयर हुई है। लैन पैक में रहकर कॉलेज जाने के डेली कॉलेज जाना, डेली एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब करना, न्यूज़ रिपोर्ट सुनना और मैगजीन्स के अंदर क्लियरली ये चीज़ देखने के बाद भी कि मिस्टर लांग वांगजी हमारे हेड अल्फा ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसके बावजूद वो विभूषण था जिन्होंने उसे अपनी चाल में फंसाया। वो विभूषण था जिन्होंने हमारे हेड अल्फा के साथ गलत संबंध बनाए। वो विभूषण था जो हमारे हेड अल्फा के साथ प्रेग्नेंट हुआ ताकि वो हमारी लूना की पोजीशन ले सके। ये सब विभूषण की ही चाल थी। वो जियांग पैक का एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, कभी भी उसे इतनी बड़े पैक की लूना बनने का चांस कहाँ मिलता। ये बोलता हुआ जैसे सुशे वो कितनी सही बात बोल रहा है प्रूफ करता है, जिस पे एकदम से गुस्से में अब तो लॉयर मो ही चिल्लाते बोलते हैं, शट अप, जिससे सब लोग अब लॉयर मो को देखने लगते हैं क्योंकि एक लॉयर ऐसा जवाब दे ये किसी को उम्मीद नहीं थी। वहीं जज भी अब मैं एकदम से मैडम लॉयर मो को देखकर उन्हें थोड़ा डांट लगाता है, पर लॉयर मो इग्नोर करते हुए अपनी बात रखने की बात करते हैं, जिससे जज उन्हें भी चांस देता है। अब एकदम से लॉयर मो बोलते हैं, अच्छा तो आप कहना चाहते हैं कि हमारा जियांग पैक का अडॉप्टेड सन होने पे उनका कोई बेनिफिट नहीं था। आपको होश ना हो तो हम आपको ये क्लियरली बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि विभूषण 16 साल की कम उम्र में ही इतने फेमस थे जियांग पैक के अंदर कि उन्हें आसपास के बड़े बड़े पैक से बहुत अच्छे अच्छे अल्फा के ऑफर आ रहे थे। किसी ऐसे अल्फा की ऑलरेडी जिसकी फियांसे है उन्हें उसे फंसाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे वैन पैक के दोनों हायर वैन चाओ और वैन शू तो कई बार हमारे पैक में बार हमारे ओमेगा एक तरह से हायर विभूषण के लिए रिश्ते भिजवाते थे। वो तो हमारा पैक था जो उनको साफ मना कर देता था। वैन पैक की वैन फॉरेन बनने से को छोड़कर वो आपके पैक की फॉरेन बनेंगे, आई हाईली डाउट। और नी पैक वो भी आपसे के बिल्कुल बराबर है। पैक से भी हमारे हायर विभूषण के लिए कई बार एक तरह से प्रपोजल्स आए हैं। तो आपको लगता है इतने बड़े बड़े पैक को इग्नोर करके वो आपके पैक के ऑलरेडी एंगेज अल्फा को फंसाने की कोशिश करेंगे? इस बात पे अब सुशे जो बहुत बढ़ के बोल रहा था उसके भी कुछ जवाब देने नहीं जाता। वहीं अब जज भी घूर घूर के सुशे को देखने लगता है। इस बात पे अब सुशे बोलता है, मेरा सारे सवाल अगले सवाल जो भी हैं वो बिना विभूषण के मैं नहीं पूछूंगा। आप लोगों के कहने से क्या होता है? असलियत तो ये है ना कि अगर आपका पैक का हायर हमारे पैक में एज अ गरीब ओमेगा बन के रह रहा था तो हम लोग क्या सोचेंगे? आप सच्चाई तो ये है आपके पैक को भी पता था कि वो विभूषण कितना कैरेक्टर लेस है, इसलिए आपने जैसे ही वो 17 साल का हुआ अपने पैक से उसे बाहर निकाल दिया। और अब आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपके वो हायर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ये बोलता हुआ कहीं ना कहीं सुशे आप जियांग पैक के विंग को निकालने के क्वेश्चन को उठाता है। कोर्ट में तो ऐसे ही होता है, हर बात को उठाया जाता है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सुशे का ये पूछना कहीं ना कहीं मैडम यू और जैंग फैमिया को गुस्सा ज़रूर दिला रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हो रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ मास्टर मो साफ साफ बोलते हैं वो प्रेग्नेंट है, वो कोर्ट नहीं आएगा। इस बात पे अब शुशे इसी बात को सबसे पहले उठाता है कि अगला सवाल वो तभी जब पूछेगा या कोई भी मतलब एक तरह से रिस्पॉन्स देगा जब तक विभूषण इस कोर्ट में नहीं आएगा। वहीं जज भी आखिरी में यही बात बोलते हैं कि अगली हायरिंग में विभूषण और लांगवांग जी का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात इनडायरेक्टली उन दोनों के बच्चे के ऊपर है और वही दोनों मेन इस पूरे केस में मतलब इन्वॉल्व हैं। तो बिना उन दोनों के जवाब दे कोई और मतलब एक तरह से क्वेश्चन पूछना बेकार है। ये बात सुनने के बाद मैडम यू बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर मो कोशिश भी करते हैं, लेकिन जज उनकी बात को इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मेलान फैमिली भी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा था सिर्फ विभूषण आएगा, उसे ये लोग मेंटली परेशान करेंगे, उसे के मुंह से कुछ गलत निकलवा के केस जीत जाएंगे। लेकिन लांगवांग जी को भी लाना यहाँ पे कितना रिस्की है वो जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि वांग जी को वो ऑलरेडी कई बार अपने फायदे के लिए यूज़ कर चुके हैं। लेकिन यहाँ कोर्ट में क्या वांग जी विभूषण के अगेंस्ट कुछ बोलेगा? शायद कभी नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप वो डेयरी पे आते हैं जिसे लेकर आप सॉन्गलैंड अपनी कार में बैठा हुआ है और सबसे पहले उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। एक तरीके से वो अपने बॉस या ये बोलो अपने हेड अल्फा की डायरी पढ़ रहा है, जो कि थोड़ा गलत है, बट वो सच्चाई जानना चाहता है। वो जानना चाहता है क्यों उसकी माँ इस गलत इंसान के पीछे इतनी परेशान है, इसलिए वो डायरी पढ़ रहा है, जहाँ डायरी के पहले 2-3 पेजों पे डेली अपडेट्स हैं, लेकिन लास्ट के कुछ पेजों पे असली बात सामने आती है, जहाँ लांगवांग जी की तरफ की स्टोरी स्टार्ट की जाती है। वांग जी जो विंग को बहुत प्यार करता था, वो विंग को दिल से अपना ओमेगा मानता था और उसने कभी भी इस चाल में के लिए हाँ करी ही नहीं थी। वांग जी 2 साल से विंग को फॉलो जरूर कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी विंग के साथ रहने की अपने मन में इच्छा नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था वो पहले से ही अपने पेरेंट्स और अपने मरे हुए भाई के बातों में, अपने अंकल के प्रॉमिसेस में बंधा हुआ है। ऐसे वो सिर्फ विंग को दूर से देखकर ही जिंदगी भर उसके साथ ना रहकर भी उसकी इस प्यारी सी फीलिंग को अपने दिल में रखकर ही जीना चाह रहा था। वो सिर्फ विंग को दूर से देखा करता था और मन में विंग को याद करके सिर्फ खुश होता रहता था कि उसका ओमेगा कितना प्यारा है। एज अ मून गॉडेस ने उसे इतना प्यारा मेट दिया है। कहा जाता है बहुत कम अब मेट्स लोग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में मिलते हैं। अधिकतर लोग अपने फ़ायदे के लिए ही अब लोगों के साथ संबंध बना लेते हैं, शादियां कर लेते हैं, उन्हें अपना मेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर ऐसे बहुत कम मेट्स हैं जो मून गॉडेस बनाती है। ऐसे मेट्स को स्पेशली एक ट्रू मेट्स करके बोला जाता है। ये ट्रू मेट्स उन्हीं स्पेशल अल्फ़ा और ओमेगास के बॉन्ड होते हैं जो अपने अल्फ़ा और अपने ओमेगा के अलावा किसी और के साथ कभी भी कोई भी संबंध नहीं बना सकता। ऐसा ही ट्रू बॉन्ड और मेट थे लांगवांग जी और विभूषण। यही कारण था वांग जी का मेट जब उसकी आंखों के सामने आया तो उसके अल्फा ने उसे तुरंत पहचान लिया। यही कारण था वांग जी जो अपने मेट को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी अपने मेट को देखकर ही खुश होता रहता था। वांग जी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीने की सोच रहा था। वो यही सोचता था दूर से ही वो विंग को देखकर खुश होता रहेगा। विंग को ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर कभी कभी उससे के पास होकर ही वो खुश होता रहेगा। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदली जब अचानक से एक दिन लांचिरन ने और लैन हुई ने उसे अपने पास बुलाया। लांचिरन ने और लैन हुई ने वांग जी को परमिशन दे दी कि वो विंग को डेट कर सकता है। उस दिन लैन हुई ने इमोशनली नाटक करके वांग जी के सामने ऐसा जताया था कि वो समझ चुकी है कि वो और विंग लांगवांग जी एक नहीं हो सकते, क्योंकि लांगवांग जी का अल्फा उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो लांगवांग जी की हैप्पीनेस ही चाहती है। इसलिए वो उसकी हैप्पीनेस के लिए उसे अपनी इस एंगेजमेंट के बॉन्ड से फ्री कर रही है। और उसी के बाद वांग जी विंग की लाइफ में आया था। जब वो उसकी लाइफ में गया था वो सिर्फ उसे प्यार के लिए ही गया था। वांग जी ने वो कुछ महीने जो विंग के साथ बिताए थे, उन किसी भी समय उसने विंग के लिए कोई और फीलिंग्स या कोई और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था। वो तो विंग को सच्ची में प्यार करता था, वो सच्ची में उसको एज अ बॉयफ्रेंड एडमायर करता था, उसके साथ रहता था। वो तो विंग के साथ कभी फिजिकल होता भी नहीं,
वो तो धोखे में। विंग उस दिन उसके ऑफिस में तब पहुंच गया जब वो अपने रट में था। और फिर जब एक बार वांग जी के अल्फा ने विंग को अपना ओमेगा क्लेम कर ही लिया, तो अब वांग जी के अल्फा का विंग से दूर रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो विंग के साथ फिर उसके बाद फिजिकल ज़रूर होता था, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखता था कि विंग कभी प्रेग्नेंट ना हो। यही कारण था जब वांग जी और विंग करीबन 6 महीने तक एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुए, कभी विंग प्रेग्नेंट नहीं हुआ था। उस रात में जब विंग प्रेग्नेंट हुआ था, वो भी एक चाल थी। उस दौरान जब विंग और वांग जी उस फ्लैट में रहा करते थे, तब लैन हुई वांग जी के पीछे उस फ्लैट में जाया करती थी। और उस दिन विंग की बर्थ टैबलेट भी लैन हुई ने बदल दी थी। लैन हुई को बहुत गुस्सा आया था जब उसे लिखा कि 6 महीने से विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल संबंध बनाते हैं, जिसके बारे में उसे पता चल ही जाता था। बट उसके बाद भी विंग प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, तो उसने नोटिस किया कि शायद वांग जी चाहता ही नहीं विंग प्रेग्नेंट हो, इसलिए तो वो हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करता है या विंग बर्थ कंट्रोल पिल लेता है। इसलिए उसने विंग की बर्थ कंट्रोल पिल ही रिप्लेस कर दी। और दूसरी चीज़, उस दिन उसने रात में वो नाटक किया जिसके कारण वांग जी को विंग से ब्रेकअप करना पड़ा। जिस दिन वांग जी विंग के पास पहुंचा था, वो पूरे नशे में था। उस दिन हुआ क्या था, चलिए आज जानते हैं। चलिए उस फ्लैशबैक पे चलते हैं जब वांग हुई अब वांग जी के फ्लैट से वापस आके गुस्से में घर में सामान तोड़ रही थी। जब चिरन गुस्से में वांग हुई के पास आके बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें, ये तोड़फोड़ क्यों मचा रही हो? आपको नहीं पता ये दोनों मिलके हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। आपने मुझे कहा था ना फादर, हम वांग जी और विंग को एक दूसरे के पास ले आते हैं और जैसे ही विंग प्रेग्नेंट होगा तो वांग जी को विंग से अलग कर देंगे। लेकिन विंग प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा आपको पता है? क्योंकि आपका ये सो कॉल्ड नेफ्यू जानबूझ के उसे प्रेग्नेंट नहीं कर रहा है। वो ऐसे ही विंग के साथ जिंदगी भर रहेगा, उसे बिना प्रेग्नेंट करे, और मैं इन दोनों को साथ में देख के तड़पती रहूंगी। ये हो रहा है मेरे साथ फादर। आपने मुझे कहा था कि आप ये सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। हमारी प्लानिंग यही तो थी कि हम वांग जी को और विंग को एक दूसरे के साथ लाएंगे और जैसे ही विंग प्रेग्नेंट होगा तब हम उन दोनों को अलग कर देंगे। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। हम मुझे वो वांग जी और वीरूशान अब एक दूसरे के साथ नहीं चाहिए। कुछ भी कीजिए, पर अब उन दोनों को अलग कीजिए, वरना मैं खुद को मार दूंगी। ये बोलकर अचानक से टूटे हुए सामान में से एक कांच उठा के लैन हुई अपने कलाई पे रख देती है, जिससे अचानक से चिरैन घबरा जाते। ये तुम क्या कर रही हो? नीचे रखो, तुम्हें चोट लग जाएगी, देखो तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। चिरैन घबराने लगे क्योंकि लैन हुई है उस कांच को बहुत जोर से अपनी कलाई में घुसाना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट उसके नस कट जाए ऐसा हाल हो गया, जिसपे अब चिरैन चिल्ला के तुरंत वांग जी को बुलाने का ऑर्डर दे देता है। वहीं वांग जी वहाँ जब पहुँचता है तो देखता है कि कैसे फ्लोर पे खून की बूंदें पड़ी हैं और लैन हुई गुस्से में बिल्कुल पागल उस कांच को अपने कलाई में घुसा रही है। अब वांग जी भी घबरा के बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? लैन हुई, शीशा नीचे रखो। नहीं, ये मैं नीचे नहीं रखूंगी, बल्कि आज मैं खत्म ही हो जाती हूँ ना तुम्हें और उस वीरूशान को एक साथ देखकर मैं जो तड़प रही हूँ उस तड़प के आगे तो मौत है। अच्छी है, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम अब उस वीरूशान के पास गए तो मैं खुद को मार दूंगी। मैंने कोशिश करी तुम दोनों को साथ में देखने की, पर मुझसे नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है ना, मेरे पास अब कोई नहीं बचा है सिवाय तुम्हारे और फादर के। फादर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, पर तुम उस वीरूशान को अपने लाइफ में लेके आ गए और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम ओके हो, मेरे और वीरूशान के एक साथ होने से ओके हो, फिर अब क्यों ऐसे कह रही हो? पहचाने विंग वांग जी एकदम से विंग के बारे में सोचते ये बात जब बोलता है तो लैन हुई अब गुस्से में अपना नस जोर से काट देती है, जिसे एक बार के लिए सबकी चीख निकल जाती है और अपनी नस को ऊपर दिखाते हुए कि आप उसने नस काटती है, हंसते बोलती है, नहीं मैंने अग्री नहीं हुई थी, फादर अग्री हुए थे और अब फादर आपको ही ये ब्रेकअप करवाना है, वरना मैं खुद को मार दूंगी कह के उपतड़ाम करके अब फ्लोर पे गिर जाती है, जिससे अचानक से वहाँ पे सब लोगों की चीख निकल जाती है। तुरंत लैन हुई को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहीं अब लैन हुई अंदर है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। वहीं बाहर चिरैन परेशान है,
वहीं वांग जी परेशान बैठा है। अब चिरैन एकदम से वांग जी के पास आके रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं उसे नहीं खो सकता। वांग जी तुम्हें पता है तुम दोनों भाइयों की वजह से मैं कभी शादी नहीं की। तुम्हें पता है तुम्हारे फादर की बीमार हालत की वजह से, उनकी बीमारी की वजह से मैंने कभी शादी नहीं की। मैं तुम सबको खुशियाँ देना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी शादी से पहले तुम्हारी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने के लिए, तुम्हारे फादर की जगह सब संभालने के लिए कभी शादी नहीं की। बट मेरी फैमिली, मेरी बेटी लैनू ही है। प्लीज प्लीज उसे ऐसे दौड़ और मत तड़पाओ। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसे तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हें खुशियाँ देने के लिए एक बार के लिए तुम्हें विंग के पास भेज के देख लिया, पर अब वो नहीं जी पाएगी तुम्हारे बिना। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम लैनोई का ध्यान रखोगे। अब तुम्हें वो ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें आज विभूषण से ब्रेकअप करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी के कुछ पल तुम्हें उस विभूषण के साथ जीने दिया, पर अब मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं दूंगा। अगर आज तुमने विंग से ब्रेकअप नहीं किया तो वो नेक्स्ट पर्सन जो सुसाइड करेगा वो मैं हूँगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है आज अपनी आखिरी 2 फैमिली मेंबर लैनोई या मेरा, तुम लास्ट रिचुअल करोगे या विभूषण से ब्रेकअप। ये तुम्हारा फैसला होगा। ये बोलते हुए जैसे चिरैन अब वांग जी को ब्लैकमेल करने लगते हैं, और हम सब जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। वांग जी अपनी फैमिली के आगे विंग को छोड़ने का डिसाइड करता है। उस रात वो बहुत ड्रिंक करता है और बिल्कुल बेहाल हालत में लास्ट टाइम विंग को खुल के प्यार करता है। वो लास्ट टाइम अपने ओमेगा को फील करना चाहता था, लास्ट टाइम महसूस करना चाहता था अपने ओमेगा को, बिना ये जाने कि ये लास्ट टाइम लैंगहुई को वो दे देगा जो शायद वो कभी नहीं चाहता था। वांग जी कभी नहीं चाहता था विंग प्रेग्नेंट हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ समय बाद उसके पास विंग का वो कॉल आएगा, विंग का वो मैसेज, वी नीड टू टॉक। उसकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डे निकला। जिस दिन से विंग को उसने छोड़ा था वो भी हर दिन विंग के लिए तड़पता था, और जब विंग ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, उस दिन तो वांग जी की पूरी दुनिया ही रुक गई। उसका मन एक तरफ बहुत खुश था क्योंकि उसके विंग का बेबी इस दुनिया में आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे भी अपने अंकल और अपनी लेट सिस्टर इन लॉ या ये कह दो लैनहुई का सच पता चल गया था। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो फाइनली हमें पता चल गया कि वांग जी भी एक विक्टिम था। वांग जी को तो पता ही नहीं था जब वो विंग की ज़िंदगी में आया था कि ये लैनहुई और लान चिरैन का प्लान है। तो अब आगे क्या होगा, जब ये बात विंग को पता हो चलेगी तो क्या विंग वांग जी को एक चांस देगा? और दूसरी बात, अब विंग और वांग जी कोर्ट में आएंगे तो एक दूसरे के अगेंस्ट आएंगे या एक दूसरे के साथ आएंगे, सब कुछ आपको कल पता चल जाएगा क्योंकि कल इसका लास्ट पार्ट आने वाला है। कल हम इस फैन फिक्शन के ऑलमोस्ट सारे मतलब एक तरह से मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे और कल आपको एक ग्रैंड पार्ट देंगे। तो अपना और अपनी फैमिली का तब तक खूब ध्यान रखना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का पार्ट, और कुछ भी स्टोरी के रिगार्डिंग जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर देना। बाय, टेक केयर।